हेलो नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति के बारे में। तो आज से हम लोग यहाँ पर नंबर 1 टॉपिक से स्टार्ट करने वाले चीज़ों को। तो थोड़ा सा आपने ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को समझना है और कोशिश करनी है कि आप लोग प्रतिदिन डेली की वीडियो में हमसे जुड़ते रहे ताकि आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है संख्या पद्धति। इसमें हम लोग यहाँ पर आज संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की हमारे पास रहती है। तो आप लोगों ने पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से हम यहाँ पे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो संख्याएं जो हमारे पास रहती है वो हमारे पास 2 तरह की संख्याएं रहती है। वैसे सम्मिश्र संख्याओं से हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सीधा लेके चलता हूँ। 2 तरह की संख्याएं रहती है। एक होती है वास्तविक संख्या, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसकी उतनी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी रहती है? तो अगर मैं सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको बताऊँ, यानी कि जितना भी मैथ्स हमारे पास रहता है, जितना भी मैथ्स है, जितने भी नंबर्स है, वो सारे के सारे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रहता है। चाहे आप बात कर दें यहाँ पे इंटीजर्स पूर्णांक की, चाहे आप बात कर लें यहाँ पे भिन्न की, चाहे आप बात करें यहाँ पर दशमलव की, यानी कि जितना भी मैथ्स आपके पास रहता है जो एक नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर, यानी कि आपको पता है नंबर लाइन माइनस इन्फिनेटिव से शुरू होती है और प्लस इन्फिनेटिव तक चलती जाती है, जिसमें बीच में हमारे पास क्या रहता है? जीरो रहता है। जीरो से आगे हमारे पास सबसे पहले बात करता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक जो आपके पास रहता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो इन्फिनेटिव तक संख्याएं चलती है, ये हमारा पूर्णांक के अंतर्गत है। दूसरा, इसमें ही आपके पास माइनस में भी नंबर रहता है, -1, -2, -3, ये सारे नंबर, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? पूर्णांक के अंतर्गत। दूसरा मैंने लिखा है भिन्न। भिन्न यानी कि आप समझते ही है, मैं यहाँ पे दशमलव रूप की बात करता हूँ पहले। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 0 और 1 के बीच हमारे पास जैसे रहता है 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह के नंबर्स रहते हैं। ये सारा का सारा दशमलव रूप में आता है ना। इसी दशमलव को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 0.1, तो ये मेरा बन जाता है 1/10। यही 1/10 यानी कि अंश बटे हर, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जो होता है वो हमारी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, ठीक है। यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपके पास पूर्णांक भी आएंगे, भिन्न भी आएगी और दशमलव भी आएगा। इसके अलावा जो आपके पास बचा है हमारा पाई, वो भी किस में आता है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं को करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है, इसको उतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं बनता यहाँ से आपके एग्जाम के लिए। तो आगे जो हमारे पास रहने वाला है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर करने वाले हम लोग वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाला है। तो वास्तविक संख्याएं हमारी यहाँ पर 2 तरह की रहती है। थोड़ा सा ध्यान से अब आप यहाँ से टॉपिक को समझना शुरू करेंगे अच्छे से। तो ये जो हमारा रहता है, पहली हमारी होती है परिमेय संख्या, जिन्हें आप कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जी परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें आपके पूर्णांक, भिन्न, दशमलव और पाई, 4 तरह की चीज़ें होती है। यानी कि हमारे पास एक बैग है, ये बैग मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस बैग में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, देखो। और वो 4 चीज़ें क्या है? पूर्णांक है, भिन्न है, दशमलव है और पाई है। अब इन चारों चीज़ों में से कुछ चीज़ें इस वाले उसमें जाएगी,
कुछ वाली चीज़ें इसमें जाएगी, कुछ यहाँ पर आएगी और कुछ यहाँ पर आएगी। अब जो इसमें आएगी यहाँ पर वो हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या है, और जो इसमें जाएगी वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्याएं क्या? परिमेय संख्या वैसे तो डेफिनेशन में अगर परिभाषा में समझाऊं कि ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकता है, P अपॉन Q के रूप में लिख सकता है, और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी बटे में 0 नहीं हो सकता है कभी भी। जितनी भी ऐसी संख्याएं होगी वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होगी। तो अभी समझते हैं यहाँ पर कौन सा इसमें से इसके अंतर्गत आने वाला है। तो पहले मैं बात करता हूँ पूर्णांक की, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से आप यहाँ चीज़ों को समझेंगे, बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। पूर्णांक में आप देखेंगे, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर 12, तो आपको पता है 12 को मैं P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 के बटे में कुछ नहीं है, तो 12 के बटे में क्या होगा 1, यानी कि पूर्णांक जो मेरे P अपॉन U के रूप में मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए पूर्णांक कहाँ जाएगा? परिमेय संख्याओं में आएगा। पूर्णांक कहाँ आएगा? परिमेय संख्याओं में। दूसरा मेरे पास यहाँ पर है भिन्न। भिन्न तो भिन्न, यानी कि भिन्न तो ऑलरेडी अंश बटे हर के रूप में रहती है, यानी कि भिन्न देखो आप 2/3 पहले से ही अंश बटे हर के रूप में। तो जो अंश बटे हर के रूप में P अपॉन Q के रूप में मैं लिख सकता हूँ, वो सारा का सारा मेरा किसके अंतर्गत आएगा? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, अब 2 हो गए, पूर्णांक भी यहाँ से इस बैग से निकाल के यहाँ डाल दिया, भिन्न भी यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब बारी आती है दशमलव की। दशमलव, अब दशमलव थोड़ा सा अलग सा रहता है, इसीलिए हम दशमलव को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने वाला है। थोड़ा सा आपने अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है कि चीज़ें क्या है ना। तो दशमलव जो है वो हमारा ना दो प्रकार में आता है। एक आता है शांत दशमलव और एक आता है हमारा अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव होता है और एक आता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव यानी कि ऐसा दशमलव जो बिल्कुल शांत है, नाम से ही पता चलता है। शांत दशमलव यानी कि ऐसा दशमलव जो बिल्कुल शांत है। अब शांत कौन सा दशमलव हुआ? शांत यानी कि जैसे मैं लिख दूं 0.35, तो 0.35, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पर आगे कुछ भी संख्या नहीं आएगी, है ना। आएगा तो हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये यहीं पे शांत हो चुका है, इसीलिए किस में आएगा? शांत दशमलव में आएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे बोला जाता है, यानी यहाँ पर हमारा शांत दशमलव। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि दशमलव का कौन सा प्रकार परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, या प्रश्न आ सकता है दशमलव का कौन सा रूप अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो शांत दशमलव ध्यान रखना है आपने, किस में आएगा? परिमेय संख्याओं में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे रहता है, मैंने आपको बताया है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के आपके पास फिर से 2 प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दे के यहाँ पे चीज़ों को समझना है। अशांत दशमलव, पहला होता है अशांत आवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो रहता है। तो अशांत यानी कि शांत नहीं होगा, जैसे कि 0.333 डैश डैश डैश, ये अशांत है क्योंकि नंबर आगे कंटिन्यू चल रहा है। और आवृत्ति का मतलब है कि किसी नंबर का बार बार आना। जैसे यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आगे भी कंटिन्यू चलता गया है। तो ये वाला आपका क्या हो गया? अशांत आवृत्ति, जिसको आप बार फॉर्म में भी लिखते हैं 0.3 बार। तो ये जितने भी बार वाले नंबर्स आपके पास रहेंगे, ये सारे के सारे, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 0.3 बार का मतलब होता है 3/9, बन गया भिन्न। तो भिन्न बन गया, यानी ये भी किस में आएगा? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा, अशांत आवृत्ति। तो 4 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर परिमेय संख्याएं में आई है: पूर्णांक, भिन्न, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब हमारे बैग में इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, और एक लास्ट चीज़ हमारे पास है अशांत अनावृत्ति। यही वो प्रश्न है जो मैंने आपको अभी समझाया कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है।
तो ऑप्शन मिलेगा शांत दशमलव, ऑप्शन मिलेगा आपको अशांत आवृत्ति, ऑप्शन मिलेगा अशांत अनावृत्ति, या ए और बी दोनों। तो शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति आपका किस में आएगा? परिमेय संख्याओं में आएगा। और अशांत अनावृत्ति ये मैं आगे आपको डिटेल में करवाऊंगा डेसिमल टॉपिक में, ये आपका किस में आएगा? ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं अब अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं से। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिसमें आप समझेंगे कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो जैसे कि पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है, पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। आपने परिमेय संख्या छांटनी है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, आपको ऑप्शंस में मिलेगा। यहाँ दे दिया गया √3 + 4। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाए कि √16। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाए √7 + 5। और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए 0.3789। ठीक है, इसी को आगे डैश डैश डैश, थोड़ा सा यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 0.3789 डैश डैश डैश। आपको बोल दिया गया निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यानी जोड़ घटा के मैं एक सिंपल नंबर बना सकता हूँ, वो होगा। यानी P/Q के रूप में लेके आना है। तो आपने देखा √3 + 4, इसको तो मैं आपस में प्लस ही नहीं कर सकता हूँ, यानी ये तो कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर √3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका अशांत अनावृत्ति में चला जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। अभी मैं एक पॉइंट पे आऊँगा, अशांत अनावृत्ति पे चला जाएगा। इसीलिए अशांत अनावृत्ति किस में आता है? अपरिमेय संख्याओं में। अभी समझाया, अशांत अनावृत्ति किसमें आता है? अपरिमेय संख्याओं में। तो अपरिमेय संख्या है ये तो, यानी परिमेय नहीं है। दूसरा ऑप्शन √16, किसका स्क्वायर होता है √16? ये होता है 4 का स्क्वायर है आपके पास, यानी √16 दिखाया गया है लेकिन असली आंसर क्या है? 4 है। तो 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक और प्रश्न मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ अभी कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय है। आपने छांटनी है कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है 3.27 बार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 0.437437 डैश डैश डैश। तीसरा ऑप्शन आपके पास है पाई। और चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज, सभी। प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा देखता है कि कौन कौन से नंबर इसमें परिमेय है कौन से अपरिमेय है। तो पहला आप यहाँ पे देखेंगे कि 3.27 बार। मैंने अभी पीछे बताया था कि जिन नंबर पर बार होगा वो सारी कैसी संख्याएं होती है? वो होती है परिमेय संख्याएं। कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। ये क्या है? 0.437437 डैश डैश डैश, यानी क्या बनेगा? 0.437 बार। तो बार वाला नंबर फिर से किस में? परिमेय संख्याओं में। तो बचा क्या? पाई बचा है हमारे पास। तो मैंने पाई के बारे में शुरू में ही आपको बताया था कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर सिंपल उसमें जो सॉल्व हो सकते हैं, जैसे ये है, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? परिमेय संख्याओं में। और जो ये आपके नंबर बचते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकता है, वो किस में आएगा? अपरिमेय में। तो मैं अगर अपरिमेय में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ज़्यादा चीज़ें नहीं आएगी। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास पाई अपरिमेय संख्या है। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न आप पहले बहुत पेपरों में आ चुका है। दूसरा आपको मैंने बताया है अशांत अनावृत्ति, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अशांत अनावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
किस में आएगा? अपरिमेय संख्याओं में। तीसरा, अपूर्ण वर्ग यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी किस में आएगा? अपरिमेय संख्याओं में आएगा। तो कहीं भी आप ये 3 तरह की चीज़ें देखते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, तो वो सारा का सारा आपका किसके अंतर्गत होगा? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्याओं यानी कि ऐसी संख्याएं जो सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उसके बारे में पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाला है? वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो अगला जो पॉइंट हमारा आज का है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी? अब परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं हमारी, अभी मैंने आपको समझाया कि परिमेय संख्याओं वाले बैग में क्या क्या सामान है। इसमें आपका होगा जी पूर्णांक, इसमें आपका है दूसरा भिन्न, ठीक है, इसमें आपका था तीसरा दशमलव, दशमलव में कौन सा था? शांत और अशांत आवृत्ति। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ें हमारे पास परिमेय संख्याओं में आई है। इन 3 में से भी यहाँ पर 2 ही बच जाएगी, यानी बैग में मैं सामान पैक करके 3 चीज़ें भर के ले आया हूँ, पूर्णांक भी, भिन्न भी और दशमलव भी। बाकी सब कुछ पीछे छूट चुका है, पाई पीछे छूट गया है, अशांत अनावृत्ति पीछे छूट चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ें बची है, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तो भिन्न और दशमलव तो एक ही चीज़ होती है, सभी को पता है। जैसे मैंने लिख दिया 0.4, तो इसका मतलब होता है 4/10। तो दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? भिन्न लिखूंगा। यानी परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार है सिर्फ। पहला हमारे पास है पूर्णांक और दूसरा हमारे पास है भिन्न। पहला है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। पूर्णांक के बारे में आपको पता भी है, नहीं है तो हम अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी रही बात भिन्न की, ये संख्या पद्धति, जब नंबर सिस्टम टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? वो फ्रैक्शन के बारे में ही रहेगा, जहाँ पर आप डेसिमल के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारी आगे वाली वीडियोज़ में भी बने रहना पड़ेगा। आपको हर चीज़, हर कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, कोई भी एक भी प्रश्न आपका इससे नहीं छूट सकता है। जितने भी प्रश्न बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाला है। पूर्णांक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे से चीज़ नंबर लाइन पे समझाता हूँ। अब मैथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चीज़ें यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल में। अभी तक थोड़ा सा बोरिंग सा रहता है, लेकिन यहाँ से आगे बहुत अच्छे से चीज़ें चलती है। तो पूर्णांक यानी कि माइनस इन्फिनेटिव, माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस इन्फिनेटिव तक चलते जाता है, चलते जाता है या नहीं। अब पूर्णांक नाम से ही पता चलता है, पूर्णांक यानी इंटीजर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पूर्ण जमा अंक। पूर्णांक हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब पूरा, अंक मतलब डिजिट, यानी कि पूरा अंक, उसी को क्या बुलाता है? पूर्णांक बुलाता है। पूरा क्या होगा? मैं लिख दूं यहाँ पे 2.4, तो ये पूरा थोड़ी है, ये तो डेसिमल में हो गया है। पूर्णांक यानी कि 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स जो प्रॉपर है उन्हें क्या बुलाता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहा जाता है। तो नंबर लाइन पे ऐसे ही नंबर्स हमारे आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलते चलते इन्फिनेटिव तक संख्याएं होती है ना। दूसरा आपके पास आता है -1, -2, -3, -4, -5, ये यानी कि पूर्णांक के 2 प्रकार रहेंगे वही यहाँ पे। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसे कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक के 2 प्रकार। पहला होगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दूसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक मैंने यहाँ पे देखिए राउंड भी किया हुआ है, सर्कल लगाया हुआ है, यानी 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इन्फिनेटिव से शुरू होता है, लेकिन बढ़ते क्रम में आपके पास
-3 -2 -1 इस तरह से चल के आता है ना, ऋणात्मक। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 1 से लेके इन्फिनेटिव भी लिख दिया, इन्फिनेटिव से लेके -1 भी लिख दिया, तो ये जीरो कहाँ गया? फिर ये जीरो भी तो है बीच में। जीरो एक पूर्णांक है भाई, ध्यान रखना है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जीरो बस पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसके अलावा भी जीरो बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो जीरो इसके अलावा क्या है हमारा? जीरो जो देखिए, ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, ना ही नेगेटिव इंटीजर में आएगा। प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि जीरो कैसी संख्या है, यानी कि कैसा पूर्णांक है। तो आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, पहला ऑप्शन मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा नेगेटिव है यानी धनात्मक है, ऋणात्मक है, तीसरा मिलेगा दोनों, और चौथा मिलेगा दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, देखो जीरो ना तो पॉजिटिव के साथ लिखा हुआ है, धनात्मक के साथ लिखा हुआ है, ना ही ऋणात्मक के साथ लिखा हुआ है। यानी कि जीरो ना तो आपका पॉजिटिव में आएगा, ना ही नेगेटिव में आएगा। तो जब ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, तो दोनों में तो हो ही नहीं सकता है। यानी जीरो कैसा? दोनों में से कोई नहीं में आपके आएगा। यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये केवल एक सिंपल इंटीजर के रूप में आता है। तो ध्यान रखना है कि जीरो पूर्णांक है, लेकिन ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। अब नेगेटिव चीज़ों को तो वैसे ही त्याग दिया जाता है, तो ऋणात्मक नंबर्स के बारे में तो हम नहीं पढ़ने वाले, इंटीजर्स के बारे में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पर आपका कल का टॉपिक भी हमारा शुरू होगा, वो आपकी है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक संख्याएं फिर से हमारे पास दो प्रकार की रहती है। धनात्मक संख्याएं आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। तो ये जितनी भी संख्याएं, ये सारी की सारी कैसी है? धनात्मक संख्याएं, है ना। तो धनात्मक संख्याओं के दो प्रकार, बड़े बेसिक से हम इसको करेंगे। प्राकृतिक संख्या, और दूसरा होता है, जीरो लिखा जाता है लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा आपके लिए, पूर्ण संख्या। दो प्रकार रहता है धनात्मक संख्याओं में, एक होता है प्राकृतिक संख्या और एक होती है हमारी पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक यानी जो मेरे पास पहले से मौजूद है नेचुरल नंबर्स में, तो कौन से पहले से? देखो 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, यानी कि जितने हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं ना, वो ही सारी की सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं है। जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है, वो सभी नंबर हमारे किस में आएंगे? प्राकृतिक संख्याओं में आएंगे। ठीक है, तो जितना बैग में लेके आया था वो सारा का सारा तो एक ही तरफ चला गया, तो दूसरी के लिए क्या बचा? तो पूर्ण संख्याओं में हमारा जीरो, आपने पढ़ा होगा जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो जीरो के साथ अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं को लिख दूं, जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को लिख दूं, तो यही मेरी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, ये है आपके पास, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनेटिव तक, ये सभी की सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या पूर्ण हो चुकी है, इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याओं के कितने टाइप? तो मैंने 2 तीर के निशान लगाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 टाइप है। प्राकृतिक संख्याएं आपके पास 4 तरह की रहने वाली है। 4 तरह की रहने वाली है, मतलब पहली आपके पास है विषम संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर्स। दूसरा आपके पास है सम संख्या, इवन नंबर। तीसरा आपके पास होता है अभाज्य संख्या। कल का टॉपिक हमारा यही रहेगा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपको ये भी पता चलने वाला है कि महत्तम समापवर्तक को HCF क्यों लिखा गया, लघुत्तम समापवर्तक को लघुत्तम समापवर्तक ही क्यों कहा गया।
ये कल आप लोग जब हम अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा विषम और सम के बारे में बताता हूँ। विषम संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो इनमें से 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। तो भाग कौन सी नहीं होती है? 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह इन्फिनेटिव तक जितनी भी संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, क्योंकि आप देख लीजिए 2 से भाग करके 5 को, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1, नहीं हुआ। आप देख सकते हैं 9 को भाग करके 2 से, 2 चौके 8, कितना बचा? 1, भाग नहीं हुआ। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्याएं कहा जाता है। और जो 2 से भाग हो जाएगी बची कौन सी? 2, 4, 6, 8, कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। ये सभी कैसी है? सम संख्याएं होगी। ठीक है, आप देख लीजिए भाग करके 4 को भाग दिया 2 से, 2 दूनी 4, 6 को भाग दिया 2 से, 2 तिये 6, तो ये सारी हमारी कैसी है? सम संख्याएं रहेगी। ठीक है, तो आगे जो हम पढ़ेंगे फिर वो हमारा रहेगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये कल की हमारी क्लास जो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। और जितनी चीज़ें आज हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जो चीज़ें नहीं समझ आए वो भी आप इसमें समझ सकते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं कि इस चीज़ को एक बार दोबारा बता दीजिए, तो कल वाली क्लास में हम उस चीज़ को दोबारा बता सकते हैं, है ना। तो बाकी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह का कंटेंट आपको आगे रेगुलर वीडियोज़ में मिलता रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के बारे में डिटेल में आपको हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ।